क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम में ऑलरेडी हम एल्गी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये वाटर के अंदर, वाटर के बाहर दोनों जगह पर देखने मिलते हैं हमको। ये पहले प्लांट थे जो वाटर बॉडी से निकलकर जमीन पर आए थे, जैसे कि एम्फीबिया पहले एनिमल थे जो वाटर बॉडी से निकलकर जमीन पर आए थे। ठीक है ना। हमने कुछ यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में बात किया, हमने इनके जनरल फीचर्स को देखा, यूनिक फीचर्स को देखा। हमने जनरल फीचर में हमने देखा कि इनमें जो है ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होता है। स्टेम के समान मेन एक्सिस देखने मिलता है, लीफ के समान लेटरल्स देखने मिलते हैं और रूट की बजाय इनमें राइजॉइड्स हमको देखने मिलते हैं। गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, इसको देखा हमने। ठीक है, कई हमने यूनिक फीचर्स के बारे में बात की यहां पर। ठीक है बेटा, और हमने ये भी देखा था कि दो कैटेगरी में हम ब्रायोफाइटा को बांटते हैं। एक होते हैं लोअर ब्रायोफाइटा जिनको हम बोलते हैं, बिल्कुल सही, लिवरवर्ट्स कहते हैं, और हायर ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो प्लांट किंगडम में अब देखो बेटा, थोड़ा सा चैप्टर बोर लग सकता है, कुछ डिटेल ऐसे हैं जिनको याद करने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैंने फिर मैं हर बार आपसे कहता हूं कि हमको ये सोचना है कि वी आर गोइंग टू नो, कि हम वो जानने जा रहे हैं हम कि कैसे ये पूरा का पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड बना है, कैसे प्लांट किंगडम का इवॉल्व किया है। जैसे पिछली बार हमने देखा था आर्किगोनियड्स के बारे में पढ़ा था, हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझने की हमने कोशिश की थी। ठीक है ना। अच्छा बताइए किस किस को आर्किगोनिएट में शामिल नहीं करते हैं, तो मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था, बताओ फटाफट। ए फॉर एल्गी, ए फॉर एंजियोस्पर्म, ए फॉर आर्किगोनिया, ए फॉर एब्सेंट। के एल्गी और एंजियोस्पर्म को छोड़कर बाकी सभी आर्किगोनिएट्स हैं, मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म आर्किगोनिएट्स में आते हैं। आर्किगोनिया का रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, इस पर भी हमने बात किया था। ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उनके आप उत्तर करेंगे और बिल्कुल सारे के सारे कमांडोज को आंसर करना है बेटा। ठीक है ना, क्लियर। एंड ये मत सोचना कि सर देख नहीं रहे, आपको बता दूं मैं कि मैं सच में आपको देख रहा हूं। ठीक है, ये मानकर चलिए आप, है ना, क्योंकि कारण यह है कि यदि आप सोचते हैं कि गुरु है ही नहीं, कहीं पर प्रेजेंट नहीं है टीचर हमारा, तो हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, हम पढ़ने में उतना फोकस नहीं करते। कि आप यदि सच में अपने आप ये कनेक्शन को आप फील करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं आपके साथ में हूं। मैं सच कह रहा हूं आपसे, के एग्जाम देने जाएंगे आप, तो आप याद करेंगे, जब क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे तो मैं आपके दिमाग के अंदर होऊंगा, वहां से आपको बोलूंगा इसका उत्तर ये है। यकीन मानिएगा इस बात का, मैं जो कह रहा हूं वो होगा। ठीक है, चलिए तो अभी आप बताएंगे मेरे को लेवल करके कि ये पार्ट ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है ना। इन तीनों को लेवल करना है आपको यहाँ पे, इसमें आपको लेवल करना है डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताना है कि प्लांट फर्स्ट क्या है और प्लांट सेकंड क्या है, कि इन दोनों को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एंड फर्स्ट कौन सा प्लांट है इसको आइडेंटिफाई कीजिए आप। ए, बी और सी की लेवलिंग बताइए, फिर इधर आप डी, ई और एफ की लेवलिंग बताएंगे, और प्लांट सेकंड को आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा, यानी इन क्वेश्चंस को करने के बाद बेटा हम वो वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने के लायक हो जाते हैं हम, उनको हम ठीक से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए सारी मेहनत यही करना है, लेक्चर के दौरान ही करना है हमको। ठीक है, नकल नहीं करना, समझ गए ना। ठीक है, पिछली बार पढ़ाया था ना। चलो अब आपको पहचानना है, आपको बताना है कि नेम ऑफ द प्लांट, इस प्लांट को पहचानिए, नेम ऑफ द प्लांट, इस प्लांट को पहचानिए। ठीक है, और इसकी लेवलिंग कीजिए। इसकी लेवलिंग कीजिए बेटा, 1 2 3। ठीक है, और पार्ट 1 क्या है इसका और पार्ट 2 क्या है इसका, ये भी बताना आपको। ठीक है ना, पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या, पार्ट 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्ट 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 2 और 3 की लेवलिंग भी आपको बतानी है। ठीक है, और प्लांट का नाम भी बताना है आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया वैसे आंसर करना ताकि मैं चेक कर सकूं। ठीक है,
हो सकता है कि आपको मैं कमेंट पे, आपके कमेंट पे मैं आंसर ना करता हूं, लेकिन मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूं, यकीन मानिए सबके कमेंट पढ़ता हूं बैठ के। तो नेम ऑफ द प्लांट का नाम बताइए आपके, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्या प्लांट के वो बताइए, 1 2 3 को भी आप लेवल करके बताइए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द प्लांट के, इस प्लांट को आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए इसका, और इसका आपको बताना है कि इसका ए लेवलिंग क्या है और इसका बी लेवलिंग क्या है, ये दोनों आपको बताना है के। ए और बी को मैंने लेवल किया है, इसको आपको बताना है क्या है बेटा के, और आपको इस प्लांट को आइडेंटिफाई भी करना है के। ये सब कुछ एनसीईआरटी से है बेटा, है ना, बनना चाहिए। और क्लियर, चलिए तो आज हम बात करेंगे लिवर वर्ड्स पर। तो पहले हम देखते हैं बेटा एनसीईआरटी में लिवर वर्ड्स के बारे में क्या लिखा है। इतना तो हमको पता है कि कुछ चीजें हम पिछली क्लास में सीख चुके थे कि लिवर वर्ड्स होते हैं लोअर ब्रायोफाइटा, लिवर वर्ड में बॉडी बनी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है, रूट स्टेम और लीफ के समान स्ट्रक्चर देखने हमको नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो लिवर बर्ड्स के बारे में कुछ चीजें हमको मालूम थी। तो अब एक काम करते हैं कि पहले हम एनसीईआरटी में क्या लिखा उन पॉइंट्स को देखते हैं, फिर थोड़ा सा एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाके कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है उन पॉइंट को कवर करेंगे हम, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम केवल वहीं तक जाएंगे जहां तक एग्जाम के क्वेश्चन हमसे बनते हो। क्योंकि प्लांट किंगडम में यदि ब्रायोफाइटा पढ़ाना हो डिटेल में तो आप 10 क्लास ले लीजिए, ब्रायोफाइटा पूरा नहीं होगा, चलता रहेगा 10-12 घंटे, पर उसका कोई लॉजिक नहीं बेटा, है ना। हमको जो हम देखो, यदि मैं कहीं बाहर थोड़ा एक्स्ट्रा जाके पढ़ा रहा हूं मतलब वो काम का है, नहीं पढ़ा रहा हूं तो काम का नहीं है, ठीक है, इतना यकीन रखना पड़ेगा आपको। चलिए, लिवर बर्ड्स, द लिवर बर्ड्स ग्रो यूजली इन मोइस्ट शेडी हैबिटेट। देखिए सभी ब्रायोफाइटा नमी वाले छायादार स्थानों में ग्रो करते हैं के, जैसे कि बैंक ऑफ द स्ट्रीम के, जो भी पानी की जलधारा बहती है उसके किनारे पे हमको देखने मिलेंगे के, मार्शी ग्राउंड दलदली भूमि होगी वहां देखने मिलेंगे आपको, डैम्प सॉइल नमी वाली मिट्टी होगी वहां देखने मिलेंगे आपको, बार्क ऑफ ट्री पेड़ की छाल वहां भी नमी रहती है वहां देखने मिलेंगे आपको, डीप इन दी वुड्स लकड़ी में गहराई में, जो लकड़ी में यदि गहरी खांचे होंगी, लकड़ी में यदि खाली जगह होगी बीच में, वहां भी देखने मिलेगा, वहां भी नमी रहेगी, ठीक है, क्लियर। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर बर्ड इज थैलॉइड, मैंने कहा ना लिवर बर्ड की प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, और इसका एग्जांपल है मार्केंशिया, एक एग्जांपल और याद रखिए बेटा रिक्सिया, ठीक है, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिवर बर्ड्स क्या की बॉडी होती है, थैलॉइड होती है, जैसे मार्केंशिया और रिक्सिया आर दी लिवर बर्ड्स। थैलस इनका जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। देखो बेटा डॉर्सल सरफेस का मतलब क्या हो गया, ऊपर, अपर सरफेस, अपर ऊपर वाला, ठीक है ना। वेंट्रल का मतलब क्या हो गया, लोअर सरफेस, ठीक है ना, ठीक है। जैसे ये इस तरह का होता है ये बेटा, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने मिलती है, इस तरह के होते हैं। तो ऊपर वाला सरफेस क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा इसका, ऊपर वाला हिस्सा इसका हो गया ये डॉर्सल सरफेस हो गया इसका, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा इसका, ये वेंट्रल सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी इनकी फ्लैट होती है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, डॉर्सी वेंट्रल शरीर हमको देखने मिलता है। क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, के सबस्ट्रेट के पास में दबा हुआ होता है, धसा हुआ होता है, ठीक है ना। The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 row of the stem-like structure। के कुछ लिवर बर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से लीफी दिखाई पड़ते हैं, उनमें क्या होता है कि 2 पंक्तियों में लीफ निकलती है, उनमें बारीक बारीक लीफ होती है, और लीफ लाइक जो उभार होते हैं उनको हम लेटरल्स कहते हैं के, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है मैन एक्सेस पे वो जुड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इन जनरल सामान्यतः जो लिवर बर्ड्स होते हैं वो इस तरह के हमको दिखाई पड़ते हैं कि आप देख रहे हैं, आपको ये ऊपर से डॉर्सल सरफेस है, अभी हम जो देख रहे हैं हम फोटोग्राफ ऊपर से लिया गया है, तो आपको ये इनकी डॉर्सल सरफेस आपको देखने मिल रही है। देखिए डॉर्सल सरफेस में आपको मीडियन ग्रुप देखने मिल रहा है। मीडियन ग्रुप का मतलब है कि एक आपको धसा हुआ उभार, ऐसा धसा हुआ उभार देखने मिल रहा है, देखिए धसा हुआ हिस्सा देखने मिल रहा है, इसे बोलते हैं मीडियन ग्रुप के। और जहां पर भी ब्रांचिंग होती है वो इक्वल है ना, बराबर है ना। देखिए जहां पे ब्रांचिंग कहां हो रही है, देखो दिस इज द पॉइंट, यहां पर ब्रांचिंग हुआ, ये पॉइंट यहां पर ब्रांचिंग हुआ। तो ब्रांच जब भी होती है, ब्रांचिंग जब भी होती है वो इक्वली ब्रांचिंग होती है ना, दोनों हिस्से ब्रांच होने पर दोनों दो हिस्से बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं, इसे बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग, डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं, ठीक है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल ब्रांचिंग ऐसी होगी बेटा, एक मेन स्टेम है उसमें एक नॉर्मल ब्रांच निकल जाएगा, लेकिन जब भी कभी डाइकोटोमस जैसे ब्रांचिंग हुआ तो यहां से 2 हिस्से निकल गए, फिर 2 हिस्से इक्वल निकल गए के, तो क्या होता है जब 2 इक्वल हिस्से निकलते हैं उसे हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। तो लिवर बर्ड के थैलस में जो है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने मिलती है। डॉर्सल सरफेस पर मीडियन ग्रुप देखने मिलते हैं, वेंट्रल सरफेस पर राइजॉइड्स जुड़े होते हैं जो कि रूट के समान काम करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। Asexual reproduction in liver birds
टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस, थैलस टूट जाता है और टूटे हुए टुकड़ों से नया थैलस बन जाता है, ठीक है। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड दी ज़ैमी, के ज़ैमी जो होते हैं ये वास्तव में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। के ज़ैमी जो होते हैं वो ए सेक्सुअल बर्ड होते हैं, द ग्रीन मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल बर्ड। ज़ैमी जो होती हैं, ज़ैमी ये हरे रंग की होती, ग्रीन होती हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशी होती हैं, ए सेक्सुअल बर्ड होती हैं, विच डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल लाइक जेमी कप, डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल लाइक जेमी कप लोकेटेड ऑन द थैलस। के याद रखिएगा आपको ये जेमी कप जो है वो मार्केंशिया में देखने मिलते हैं, आपको मार्केंशिया में आपको जेमी कप देखने मिलते हैं। जेमी कप क्या होते हैं, कप के समान स्ट्रक्चर होता है, उसमें कई सारी जेमी लगती है। जेमी क्या होती है, ग्रीन मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड होती है, ठीक है। याद रखिएगा बेटा ऐसा कहा जाता है कि स्फेग्नम को छोड़कर सभी मॉस के अंदर, सभी ब्रायोफाइटा के अंदर आपको जेमी फॉर्मेशन देखने मिलेगा आपको, एक्सेप्ट स्फेग्नम के। स्फेग्नम को छोड़ दे आप तो सभी ब्रायोफाइटा में आपको जेमी फॉर्मेशन देखने मिलता है। जेमी जो है वो मेन थैलस से, मेन बॉडी से, पेरेंट बॉडी से अलग होती है। अलग होने के बाद वो नए नए थैलस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, क्लियर। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के दौरान मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम थैलस और द डिफरेंट थैलस। के यदि सेम थैलस पर सेक्स ऑर्गन बनेंगे तो ऐसा थैलस होगा मोनोसियस। के मोनोसियस थैलस मतलब एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। जब भी कभी हम मोनोसियस थैलस बोलेंगे तो वो कैसा होगा बेटा, वो बाइसेक्सुअल थैलस होगा। मोनोसियस थैलस इज ऑलवेज ए बाइसेक्सुअल थैलस। के मतलब मोनो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब उसके पास मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो मोनोसियस थैलस मतलब मतलब क्या हो गया बेटा, वो हो गया बाइसेक्सुअल थैलस हो गया, ठीक है। जब हम बोलते हैं डायोसियस के, तो डायोसियस का मतलब हो जाता है बेटा, डायोसियस का मतलब हो जाता है कि दो मिलकर सेक्सुअल, डायो मतलब दो मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल थैलस अलग होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। द स्पोरोफाइट, याद रखिएगा मार्केंशिया इज डायोसियस, मार्केंशिया जो होता है वो डायोसियस होता है बेटा, जबकि रिक्शिया जो होता है वो क्या होता है, रिक्शिया होता है मोनोसियस, ठीक है। स्पोरोफाइट जो होता है फूट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। स्पोरोफाइट का निचला हिस्सा फूट होता है, ऊपर एक सीटा होता है और उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, ठीक है। याद रखिएगा जो सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर एमसीक्यू है। सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट आपको देखने मिलेगा कहां पर, रिक्शिया में देखने मिलेगा। मोस्ट सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट आपको रिक्शिया में देखने मिलता है, ठीक है। आफ्टर म्यूसिस, म्यूसिस के बाद जो है वो कैप्सूल के अंदर जो है वो स्पोर बनते हैं। कैप्सूल किसका भाग होता है, कैप्सूल जो होता है वो स्पोरोफाइट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जहां पर स्पोर मदर सेल होती है और उन स्पोर मदर सेल में होता है म्यूसिस और उससे क्या बनते हैं, उससे बेटा स्पोर बनते हैं, ठीक है ना। और ये स्पोर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा। मैंने आपसे कहा था जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा वो स्पोरोफाइट है, जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा वो गैमेटोफाइट है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए कुछ चीजें, अब ये तो एनसीईआरटी ने यहां पे बात खत्म कर दी, तो कई चीजें ऐसी जो एग्जाम में पूछी जाती है जिसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, तो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी में हम कवर करेंगे। रिक्शिया इज ए लिवर वर्ड, रिक्शिया एक लिवर वर्ड है, लोअर ब्रायोफाइटा को। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिक्शिया के नाम से आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मार्केंशिया के नाम से दे रखे होंगे, कुछ क्वेश्चन फ्यूनेरा के नाम से दे रखे होंगे और उनके उत्तर हमें बनना चाहिए कि ये गैमेटोफिटिक बॉडी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होता है। ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, मतलब रिक्शा में भी आपको डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने मिलेगी, मतलब जहां भी ब्रांचिंग होगी दो इक्वल साइज की ब्रांच वहां से निकलेंगी, ठीक है। और डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस आपको फ्लैट देखने मिलेगी, यही मार्केंशिया में भी होगा, ठीक है। देखिए आप, ये रिक्शिया है जिसमें, और मार्केंशिया भी ऑलमोस्ट दिखता इसी के समान है, ठीक, थोड़ा फर्क है बस। वेंट्रल सरफेस पे क्या होगा, नीचे सरफेस पे क्या होगा, राइजोइड्स और स्केल्स हमको देखने मिलेंगे। थैलस के दो हिस्से होंगे, थैलस का ऊपरी हिस्सा जो है वो फोटोसिंथेटिक रीजन होगा और निचला हिस्सा जो होगा वो स्टोरेज रीजन होगा। यानी जो रिक्शा का थैलस का ऊपरी हिस्सा होगा वो फोटोसिंथेटिक रीजन होगा और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, वो स्टोरेज रीजन होगा। ऊपर फूड बनेगा, नीचे फूड को वो स्टोर करेगा। देखिए जो रिक्शा का जो ऊपरी हिस्सा के, जो रिक्शा का जो हम कहते हैं जो अपर पोर्शन है, जो उसका ऊपरी हिस्सा जो अपर पोर्शन है इसका, ये फोटोसिंथेटिक होगा और लोअर पोर्शन जो होगा बेटा वो क्या होगा, वो फूड स्टोरेज वाला होगा। अपर पोर्शन में एक चीज गौर से देखिएगा आप, आपको कुछ हेयर लाइक के
आपको ऐसे हेयर लाइक अपेंडेजेस देखने मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो अपर पोर्शन में आपको ऐसे हेयर लाइक अपेंडेजेस देखने मिलते हैं और इनके बीच में एयर भरी, इनके बीच में एयर होती है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इनमें एयर पोर होते हैं, इनमें एयर पोर देखने मिलते हैं। एंड इन थ्रेड लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर जो थ्रेड के समान दिखाई पड़ते हैं, ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बीच में एयर पाई जाती है, ठीक है, क्लियर। देखिए क्या लिखा है, द फोटोसिंथेटिक रीजन इज मेड अप ऑफ क्लोरोफाइलोस फोटोसिंथेटिक फिलामेंट इंक्लोजिंग एयर चैम्बर्स, ठीक है ना। तो अब याद रखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें कि रिक्शा में जो है एयर चैम्बर्स आपको कहां देखने मिलेंगे, क्लोरोफाइलस फोटोसिंथेटिक फिलामेंट इंक्लोजिंग एयर चैम्बर्स कहां देखने मिलेंगे, मतलब ऐसे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जो क्लोरोफिल से भरे, क्लोरोफिल जिनमें होता है और एयर चैम्बर को घेरते हैं, वो कहां देखने मिलेंगे, रिक्शा में देखने मिलेंगे आपको, ठीक है, क्लियर। तो इतना जो बिल्कुल जो एमसीक्यू वही पॉइंट बता रहा हूं आपको बेटा मैं। और जो ग्रुप ऑफ सेल यानी एक कोशिकाओं का एक समूह ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होता है रिक्शा के सिरे पर, वो ग्रो करता है और उसी से इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, पुराने ओल्डर थैलस के टूटने पर कई टुकड़े बनते हैं, उन टुकड़ों से नया थैलस बन जाता है। इसके अलावा कुछ ट्यूबर, कुछ फूली हुई संरचनाएं बनती हैं, कुछ ट्यूबर के समान स्ट्रक्चर बनते हैं और वो स्ट्रक्चर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनती है, मेन थैलस से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस से जो है वो नया थैलस बन सकता है। रिक्शिया क्रिस्टलिना जो है वो होमोथैलिक होता है, जबकि रिक्शिया डिस्कलर जो है वो हेटेरोथैलिक होता है। होमोथैलिक जो है वो वास्तव में खुद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होता है अकेला, जबकि हेटेरोथैलिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सिंपलेस्ट याद रखिएगा, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी, सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का स्पोरोफाइट कहां देखने मिलेगा आपको, वो रिक्शिया में देखने मिलेगा। उसमें फूट भी नहीं होगा, सीटा भी नहीं होगा, केवल और केवल कैप्सूल देखने मिलेगा, फूट और सीटा इसमें एब्सेंट होंगे। तो मोस्ट सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किस लिवर वर्ड में देखने मिलेगा आपको, ये देखने मिलेगा आपको बेटा रिक्शिया के अंदर, ठीक है, क्लियर। याद रखिएगा एक बात और कि जो रिक्शिया है, रिक्शिया में जो स्पोर का डिस्पर्सल, रिक्शिया में जो स्पोर का डिस्पर्सल है, जो स्पोर का डिस्पर्सल है, जो स्पोर का बाहर विमुक्तिकरण है, ये होता है कैप्सूल के डिके से। जब कैप्सूल का डिके हो जाएगा, कैप्सूल नष्ट हो जाएगा, तो स्पोर बाहर निकल जाएंगे और उनसे नए रिक्शिया प्लांट बनेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे लिवर वर्ड पे, मार्किंशिया पे। आप बोलोगे सर ये सब एनसीईआरटी में इतना गहराई से क्यों नहीं दे रखा है। देखो बेटा, एनसीईआरटी की मर्जी, अब ये क्या, इसके अलावा क्या बोले, लेकिन ये है कि 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन बेटा जो 10% है ना, वो उसका स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि यदि हमने कवर नहीं किया तो ये क्या है, यहाँ पे बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी काफी बातें छुपी होती है, तो ये हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि हम एमसीक्यू लगा सकें और पुराने ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो हमें वहां क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं आपसे कि पिछले 5-7 साल में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, वो सारे आपसे बनना चाहिए, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है तो दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए मार्किंशिया की बात करते हैं। The plants of Markensia are found in damp and sad। अब देखो ये तो कोई यूनिक बात नहीं हुई ना, हर ब्रायोफाइटा छायादार नम स्थान में देखने मिलता है, ठीक है। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा वाटर के अंदर देखने मिलता है, इट इज एक्वाटिक इनहेबिटेड। ये डाइकोटोमसली ब्रांच होता है इसका गेमेटोफाइट, डॉर्सी वेंट्रीफ्रेड होता है। मैंने आपसे कहा था डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने मिलेगी, मतलब जहां भी ब्रांच होगी दो इक्वल ब्रांचेस निकलेंगी और ऊपर और से नीचे से बॉडी चपटी होगी, इसमें डॉर्सी वेंट्रीफ्रेड होगी। डॉर्सल सरफेस पर आपको एक मीडियन फरो देखने मिलेगा, आपको स्मूथ होगी। वेंट्रल सरफेस पे आपको जो है वो एक कोशी यूनिसेड राइजॉइड देखने मिलेंगे और कई सारे मल्टीसेड स्केल देखने मिलेंगे। तो वेंट्रल सरफेस पे आपको स्केल्स और राइजॉइड देखने मिलेंगे। राइजॉइड क्या होते हैं, रूट के समान दिखने वाले स्टेज होते हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करने में, वाटर को लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए ये हम देख रहे हैं रिक्शिया, तो रिक्शिया में आपको रिबन के समान, आपने सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये हम देख रहे हैं मार्केंशिया, ये हम देख रहे हैं बेटा मार्केंशिया, ये हमको मार्केंशिया दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा ये है मार्केंशिया, मार्केंशिया जो है उसमें आप देख रहे हैं रिबन के समान आपको दिखाई पड़ रहा है। और देखो बेटा गौर से देखना, आपको ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे गौर से उभरा हुआ, ये है जेमी कप, दिस इज द जेमी कप, ये हमको जेमी कप दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए इसमें, इसके अंदर जेमी लगेगा, ये है मार्केंशिया, देखिए ना। मार्केंशिया में आप देख रहे हैं एंथ्रीडियो 4 दिखाई पड़ता है, आर्किगोनियो 4 दिखाई पड़ता है, और ये बाकायदा इसके हिस्से जैसे मार्केंशिया में हम देखेंगे तो ऊपर ओवेने सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो ऊपर उभरे हिस्से में होते हैं। ये जो है ये हम देख रहे हैं, ये हमको आर्किगोनियो 4 दिखाई पड़ रहा है, देखिए आप इसमें के, ये बाकायदा ये जो है आर्किगोनियो 4 है, इसके ऊपर ये कई सारी आर्किगोनियम लगी होती है, ठीक है। इंटरनली थैलस डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड द लोअर स्टोरेज रीजन के, याद रखिए
मार्केंशिया में भी थैलस जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा थैलस का फोटोसिंथेटिक होता है, नीचे वाला स्टोरेज रीजन होता है कि यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो क्लोरोफाइलस फिलामेंट होते हैं उनमें ऊपर एयर चैम्बर नहीं होते हैं, बल्कि इसमें एयर पोर देखने मिलते हैं। ठीक है, यानी ये पूरा, जिससे हम बोले आपसे कि ये पूरा थैलस है इसका, ये पूरा थैलस इसका ऊपरी हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है। ठीक है, ठीक। और इसमें हमने कहा कि निचला हिस्सा जो है वो तो स्टोरेज पोर्शन हो गया इसका, ये स्टोरेज पोर्शन हो गया, फूड को स्टोर करता है। ऊपर हमको जो ऐसे जो है वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक पोर्शन देखने मिलेगा हमें, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर पूरा एक एपिडर्मिस इसे कवर करेगी और कुछ जगह पर ओपनिंग होगी, कुछ जगह पर यहाँ पर ओपनिंग होगी। इससे मैंने कहा ये एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इससे एयर अंदर आएगा, इस ओपनिंग से एयर अंदर आएगा, इन्हें हम एयर पोर कहते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल आप दिमाग में रखिए, एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है कि इनकी ऊपरी एपिडर्मिस पर आपको एयर पोर देखने मिलते हैं, जहां से ये एयर को अंदर ले पाते हैं। ठीक है ना, इनमें भी ग्रोथ कैसे होती है, कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, एपिकल ग्रोथ करता है, वो डिवाइड करता है, तो पूरा का पूरा रिक्शा जो है वो, मार्केंशिया जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं ये कि थैलस कैसा होता है इसका। तो मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा का थैलस हम देख रहे हैं, हमने इसका जो एक सेक्शन काटा हुआ है, हम देख रहे हैं इसमें कि हमें दिखाई पड़ रहा है ये निचला हिस्सा के। ठीक है, ये जो निचला हिस्सा है ये लोअर पोर्शन है, ये होता है स्टोरेज पोर्शन, ये स्टोरेज पोर्शन होता है। ठीक है ना, जो अपर पोर्शन, जो ऊपरी पोर्शन होता है, ये होता है फोटोसिंथेटिक। ये सब क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, ये सब होते हैं फोटोसिंथेटिक थ्रेड होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, इनके बीच में आप देख रहे हो ये एयर प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये बाहर क्या, ये बाहर एपिडर्मिस है, ये बाहर एपिडर्मिस है। तो ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो है वो है एयरपोर, इसके थ्रू ये बाहर खुले होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। ऊपर से देखने पर एयरपोर्ट हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऊपर से देखने पर एयरपोर्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा, है ना। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है कैसे होता है बेटा, इनमें पुराना थैलस टूटता है और टूटे हुए टुकड़ों से नया थैलस बन जाता है। ठीक है, कई बार एडवेंटिशियस ब्रांचेस, कुछ मेन थैलस में से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांच अलग होती हैं और उससे नया थैलस बन जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी आईएमपी है, वो है जेमी। इनमें क्या होता है, स्टॉक्ड आधार होता है इनमें नीचे, स्टॉक्ड मल्टी सेल्ड बाइलोब्ड जेमी बनती है। ठीक है ना, स्टॉक्ड मल्टी सेल्ड बाइलोब जेमी बनती है, जो जेमी कप के अंदर बनती है। ठीक है, और ये थैलस के ऊपरी हिस्से पर होती है, मतलब डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस पे, थैलस के ऊपरी हिस्से पर डॉर्सल सरफेस पर हमको जेमी कप देखने मिलते हैं, और इनमें बाइलोब, दो लोब वाली जेमी इनके अंदर बनती है, जो कि मल्टी सेल्ड होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको मैं जो है एक्चुअल डायग्राम दिखा रहा हूं, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम के, आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है, मैं इसको ठीक जो है यहाँ पे जेमी कप देख रहे हैं बेटा, ये जेमी कप है और ये है जेमी। ठीक है, ये अंदर जेमी दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए आप, ये है बाइलोब, ऐसा हमको ये जेमी दिखाई पड़ रहा है, और ये पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये जेमी कप है, ये पूरा ऐसा होगा ये। ठीक है, देख रहे हैं आप, बाजू में देखिए दूसरे आप, जेमी कप दिखाई पड़ रहा है और ये जेमी, उसके अंदर जेमी बन रहे हैं, ये हमको मार्केंशिया में देखने मिलता है। ठीक है, देखिए ना, हमने इसका आप जो है वो और डिटेल डिसेक्शन करके इसका हम माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कप समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, और उसके अंदर जो है वो मल्टी सेल्ड बाइलोब्ड ये जेमी, दीज आर दी जेमी, ये जेमी बन रही होती है अंदर उसमें। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा ये जेमी कप है। क्लियर। ठीक है, प्लांट जो होता है बेटा, मार्केंशिया का जो प्लांट होता है वो होता है हेट्रोथैलिक होता है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल थैलस इसमें अलग अलग होते हैं। ये होता है डायोसियस, तो ये वर्ड भूलना नहीं, डायोसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, हेट्रोथैलिक होता है। ठीक है, आर्किगोनियो 4 पर लगती है, और एंथ्रीडिया जो होती है वो एंथ्रीडियो 4 पर लगती है। और सबसे पहला जो डायग्राम मैंने आपको लेवल करने को दिया था वो भी मार्केंशिया का डायग्राम ही था, उसमें भी आपको आर्किगोनियो 4 और एंथ्रीडियो 4 बतलाना था। ठीक है ना, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें आर्किगोनियो 4 और एंथ्रीडियो 4 के। आर्किगोनियो 4 को कैसे पहचान सकते हैं, उसमें 8 आपको अलग से, 8 आपको हिस्से दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल सेपरेट एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, जबकि एंथ्रीडियो 4 में वो साफ स्पष्ट बाउंड्री उसकी नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं कि हमें एक एंथ्रीडियो 4 दिखाई पड़ रहा है, एक आर्किगोनियो 4 हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, एंथ्रीडियो 4 जो होता है उसमें स्टॉक होता है बेटा, और इसमें भी डिस्क होती है, जिसमें 8 लोब होते हैं, हालांकि लोब साफ दिखाई नहीं पड़ते हैं इसमें। एंथ्रोजॉइड होते हैं मेल गैमेट, याद रखिएगा, मेल गैमेट को हम एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, ये बाई फ्लैजिलेट होते हैं।
आर्किगोनियोफोर भी स्टॉक्ड होता है, उसमें भी आधार ग्रंथ होता है, उसमें भी 8 लोब वाला डिस्क होता है। डिस्क हमको और स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ता है। मेल गैमेट तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचता है और उसे फर्टिलाइज करता है। इसे क्या बोलते हैं सैम? ज़ूडोगेमस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं सैम, इसे हम ज़ूडोगेमी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। स्पोरोफाइट जो होता है फूट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। जो मार्केंशिया है उसका स्पोरोफाइट रिक्शा से अधिक डेवलप होता है और फूट, सीटा और कैप्सूल में ये बटा होता है। फूड जो होता है वो गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है और इससे न्यूट्रिएंट वाटर लेने में, इससे वाटर और न्यूट्रिएंट लेने में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए ये इसका फूट वाला हिस्सा है, ये इसका सीटा वाला हिस्सा है और ये देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये है इसका कैप्सूल के फूट, सीटा एंड कैप्सूल के। कैप्सूल के अंदर आपको कई सारी स्पोर मदर सेल देखने मिलती हैं और स्पोर मदर सेल में क्या होता है बेटा? स्पोर मदर सेल में जो है होता है मियोसिस के और जो है क्या होगा उसमें मियोसिस होगा, उससे बनेंगे स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे के। और स्पोर को रिलीज करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, भूलना नहीं बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, जो सिंपल एक सिंगल लाइन पॉइंट है वो दिमाग में रखना है। मार्केंशिया में स्पोर का डिस्पर्सल करने में इलेटर्स हेल्प करते हैं। जो स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं उनका नाम है इलेटर्स के। मार्केंशिया में स्पोर का डिस्पर्सल करने के लिए, मार्केंशिया में कैप्सूल से स्पोर को बाहर निकालने में जो स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं उनका नाम होता है इलेटर्स। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं बेटा? ये कैप्सूल को ब्रेक कर देते हैं और इसके ये जैसे देखिए अब कैसे ब्रेक करते हैं, ये रबर बैंड के समान होते हैं इनके। और जैसे ही वाटर, जैसे ही कैप्सूल के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है, ये कैप्सूल को ये कांटेक्ट करते हैं और कैप्सूल को तोड़ देते हैं इनके। तो हम बोलते हैं कि इलेटर जो होते हैं वो जीरो चेजी शो करते हैं, यानी जैसे ही कैप्सूल सूखना शुरू होता है ये कैप्सूल को रप्चर कर देते हैं, उसे कैप्सूल को कांटेक्ट कर देंगे, कैप्सूल रप्चर हो जाएगा और स्पोर बाहर निकल जाएंगे इनके। तो इलेटर्स जो है जीरो चेजी को वो शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेटर्स हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल, इलेटर जो होते हैं वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ठीक है, हर एक स्पोर जो है वो बाहर निकल के गैमेटोफोर का विकास करता है, या तो मेल गैमेटोफोर बनेगा या फीमेल गैमेटोफोर बनेगा, क्योंकि मार्केंशिया में मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा जो इनका जो कैप्सूल होता है, जो मार्केंशिया का जो कैप्सूल होता है उसमें सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड नहीं होता है। इसका मतलब ये किसी ना किसी के कैप्सूल में होता होगा। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एक मॉस है। फ्यूनेरिया क्या है? जो स्पोरोफाइट है वो भी फूट, सीटा, कैप्सूल में बटा होता है। जो तीसरा डायग्राम मैंने आपको लेवल करने को दिया था वो फ्यूनेरिया का डायग्राम था। ठीक है, तो फ्यूनेरिया में सब स्पोरोफाइट के सबसे ऊपर क्या था? कैप्सूल था। तो फ्यूनेरिया में जो कैप्सूल होता है उसके अंदर एक सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, उसे कोल्यूमेला बोलते हैं। तो कोल्यूमेला कैप्सूल के ठीक बीच में मिलने वाला सेंट्रल कंडक्टिंग पार्ट होता है और वो पार्ट हमको मार्केंशिया में देखने नहीं मिलता है। ठीक है, मार्केंशिया में जेमी जो होती है वो ग्रीन होती है, मल्टीसेल होती है और एसेक्सुअल बर्ड होती है। ये हमको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो देखो ये जो कुछ भी हमने अभी पढ़ा बेटा, ये सब कुछ था लीवर वर्ड्स के बारे में। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. कि लिवर बर्ड्स क्या होते हैं इनके? तो लिवर बर्ड्स के बारे में हमने क्या देखा? हमने देखा लोअर ब्रायोफाइटा है, बॉडी किस तरह की है, और थोड़ा सा हमने जो है रिक्सिया और मार्केंशिया के बारे में जाना हमने, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लिवर बर्ड के नाम से रिक्सिया मार्केंशिया के ऊपर पूछ लिए जाते हैं, तो वो बनना चाहिए हमको। और इसलिए क्यों, आप यदि कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे या आप अपनी रेफरेंस बुक उठा के देखेंगे तो उसमें रिक्शा भी बहुत डिटेल में दे रखा होगा, मार्केंशिया भी बहुत डिटेल में दे रखा होगा। तो लेकिन बेटा उतना डिटेल करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जो ट्रेंड है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। चलिए अब हम देखते हैं मॉसेस को, कि एनसीईआरटी में मॉसेस के बारे में क्या लिखा है। कि इतना तो हम जानते हैं कि मॉसेस में प्लांट बॉडी होती है फोलियोस, मॉसेस जो होते हैं वो हायर ब्रायोफाइटा होते हैं। ठीक है बेटा, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज गैमेटोफाइट। कि मैंने आपसे कहा था कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है मॉस की वो गैमेटोफाइट होती है, और विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, में कि हमको 2 स्टेज देखने मिलती है। याद रखिए सब मॉसेस में क्या होता है, आप देखो कुछ चीजें बेटा समझ लो, एकदम यही याद कर लो, यही समझ लो।
मॉसेस में जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर बनाता है, ठीक है। हमको मालूम है स्पोर जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड के, हमको मालूम है जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हमें ये मालूम है कि स्पोर होते हैं जर्मिनेट, स्पोर होते हैं जर्मिनेट के, स्पोर जर्मिनेट होंगे और बनाएंगे गेमेटोफाइट। लेकिन मॉसेस में क्या होता है, स्पोर के जर्मिनेट होने पर सीधा गेमेटोफाइट नहीं बनता है, ठीक है। एंड स्पोर जर्मिनेट, जैसे ये स्पोर है ये जर्मिनेट हुआ, ठीक है, ये जर्मिनेट हुआ स्पोर, तो इसने एक लंबा सा थ्रेड बनाया, इसने एक लंबा सा थ्रेड बनाया, ठीक है। एक हिस्सा इसका नीचे गया, सपोर्ट देने के लिए अंदर गया, राइजोइडल ब्रांच बोलते हैं इसको, और एक लंबा सा क्लोरोनिमल ब्रांच, एक लंबा सा थ्रेड बना, ठीक है। ये थ्रेड कहलाता है प्रोटोनीमा, इसे बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटो मतलब प्राचीनतम, सबसे पहले बनने वाला, नीमा मतलब धागा, धागे के समान सबसे पहले स्पोर से प्रोटोनीमा बनता है। और इस प्रोटोनीमा में क्या होता है, कई सारी बड होती हैं, कई सारी बड होती है, इसमें से ऐसी बड होती है। हर एक बर्ड से एक प्लांट निकलता है फ्लोरिया का, हर एक बर्ड से एक मॉस का प्लांट निकलता है, हर एक बर्ड से एक मॉस का प्लांट उत्पन्न होगा, ठीक है। इसीलिए आपको मॉस के पौधे अकेले देखने नहीं मिलेंगे, आपको ग्रुप में मिलेंगे, क्योंकि वो एक स्पोर से कई सारे पौधे बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए अब क्या लिखा है आंसर में, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज। ये पहला स्टेज क्या हो गया, ये प्रोटोनीमा स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज क्या हो गया, ये फोलियो स्टेज हो गया, ठीक है, which develop directly from the spore के। तो पहला स्टेप क्या हो गया बेटा, प्रोटोनीमा स्टेज हो गया। तो मतलब ये है कि मॉस के अंदर, आप देखो कुछ एमसीक्यू जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, मॉस के अंदर प्रोटोनीमा क्या शो करता है, मॉस की लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा जुवेनाइल स्टेज को शो करता है, ठीक है, मतलब बाल्यकाल को शो करता है वो, ठीक है, इट शोज दी जुवेनाइल स्टेज के, बाल्यकाल को शो करता है कि वो स्पोर से पहले थ्रेड निकलेगा, थ्रेड पर कई सारे बर्ड होंगे और हर एक बर्ड से फिर कई सारे मॉस प्लांट बनेंगे, ठीक है। ये क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, फिलामेंट के स्टेज फिलामेंट के समान हमको ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये हो गया प्रोटोनीमा। तो याद रखना सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मॉस पर पूछा जाता है बेटा वो है प्रोटोनीमा। तो मॉस में स्पोर जर्मिनेट होकर सीधा गैमेटोफाइट नहीं बनाता है, पहले एक जुवेनाइल स्टेज बनती है, एक तरुण अवस्था बनती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा, उसमें कई सारी बर्ड्स होती है, उसके बाद फिर लीफी प्लांट बनता है, ठीक है। द सेकंड स्टेज द लीफी स्टेज के, सेकंड स्टेज क्या है, लीफी स्टेज। अब लीफी प्लांट को देखोगे आप तो आपको मैन एक्सिस दिखाई पड़ेगा, मैन एक्सिस दिखाई पड़ेगा, ये मैन एक्सिस है। फिर आपको लीफ के समान ऐसे लेटरल दिखाई पड़ेंगे, लीफ के समान आपको ऐसे लेटरल दिखाई पड़ेंगे, और नीचे रूट के समान आपको ऐसे राइजॉइड दिखाई पड़ेंगे, जो टू रूट नहीं होती राइजॉइड दिखाई पड़ेंगे हमको, ठीक है। ये हो गया इसका लीफी स्टेज, सेकंड स्टेज होती है, विच डेवलप फ्रॉम दी सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लेटरल बर्ड के, जो कि एज ए लेटरल बर्ड के, जो कि प्रोटोनीमा के ऊपर जो लेटरल बर्ड होती है उससे वो डेवलप होता है, के। तो याद रखिएगा विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बर्ड के। तो जो लेटरल बर्ड आपको प्राइमरी प्रोटोनीमा देखने मिलती है उससे ये डेवलप होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस वेयरिंग द स्पाइरली अरेंज लीफ के। तो इनमें वास्तविक लीफ नहीं होती बेटा, लेकिन जब भी वो लीफ के समान लेटरल हमको देखने मिलते हैं जो स्पाइरली अरेंज होते हैं सिलेंड्रिकल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और जमीन से जुड़े होते हैं, ये मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड से जमीन से जुड़े होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा लीफी स्टेज जो होती है इसकी, उस पर ही आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने मिलते हैं। दिस स्टेज बियर्स दी सेक्स ऑर्गन्स, क्लियर। वेजिटेटिव प्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन में सबसे अच्छी रिप्रोडक्शन की मेथड होती है फ्रेगमेंटेशन के। और इसके अलावा आपको जो है वो बर्डिंग देखने मिलती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा के। अब आप बोलोगे सर ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होता है? जो प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है बेटा, जो स्पोर से जर्मिनेट होगा उसे प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलेंगे हम के। और जो प्राइमरी प्रोटोनीमा के कई हिस्सों में टूट जाने से या प्लांट बॉडी के किसी हिस्से के टूट कर जमीन पे गिरने से और उससे प्रोटोनीमा के बनने से जो ऐसा प्रोटोनीमा जो स्पोर के अलावा किसी और स्ट्रक्चर से डेवलप होगा उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलेंगे हम के। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा पर जो बर्ड होती है ना, कई बार वो प्राइमरी प्रोटोनीमा लंबा होता है और कुछ हिस्सों में टूट जाता है, तो उसके ऊपर की जो बर्ड होती है उनसे सेकेंडरी प्रोटोनीमा निकलता है और उसके ऊपर फिर बर्ड लगती है और उनसे प्लांट निकलते हैं। कुल मिलाकर पर्पस ये है कि मॉस की संख्या अधिक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि कई प्लांट मर सकते हैं, तो जीवन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ऐसा होता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये स्पोर है, ये स्पोर है, इससे निकला ये प्रोटोनीमा, ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनीमा निकला, इस पर कई सारी बर्ड्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा,
कि कई बार ऐसा हुआ कि जो है वो कहीं किसी जगह पर ये टूट गया, यहाँ पे टूट गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, ये हिस्सा यहाँ पे टूट गया, टूट के दो हिस्से हो गए स्केट के। तो एक तो प्राइमरी प्रोटोनेमा ऑलरेडी है, उस पर प्लांट लगे, और दूसरा जो टूटा हुआ हिस्सा है यहाँ से, अब क्या हुआ, यहाँ से फिर एक ब्रांच निकली यहाँ से ऐसी, ये हो गया सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इसके ऊपर ब्रड्स लगी यहाँ पे, ठीक है। टूटा हुआ कोई फ्रेगमेंट है उससे सेकेंडरी प्रोटोनेमा बन सकता है और उससे फिर प्लांट बन सकते हैं। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो है वो सीधा स्पोर से प्रोड्यूस नहीं होता है, वो किसी प्लांट पार्ट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्लियर। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन होता है बेटा, और आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। मॉस की आर्किगोनिया सबसे अधिक डेवलप प्रकार की होती है, क्योंकि आर्किगोनिया का रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। सबसे अधिक डेवलप आर्किगोनिया ब्रायोफाइटा में होती है, मॉस के अंदर होती है। उससे कम डेवलप जो है टेरिडोफाइटा में होती है, सबसे कम डेवलप जिम्नोस्पर्म में होती है, ठीक है। और ये जो होती हैं ये प्रोड्यूस इन एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट के। तो ये क्या होता है बेटा, ये जो तना होता है, जो मेन ब्रांच होती है, जो साइड जो लेटरल ब्रांच होती है, उस पर जो ये प्रोड्यूस होता है, के जैसे हमने आपसे कहा कि जो इसका मेन ब्रांच होगा वो कई बार जो है मेल शूट के समान काम करता है, जो लेटरल ब्रांच होगा वो फीमेल शूट के समान काम करता है। आगे जब फ्यूनेरिया को हम ब्रीफली देखेंगे तो वहां हम इन स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि जो भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है, और आप बोर हो रहे हैं अभी, ठीक है, तो बोर मत हो बेटा, ठीक है ना। इंटरेस्ट लो, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है, और ये गुच्छे में लगते हैं मॉस में, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस पर, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द मॉस क्या होते हैं, दे आर मोनोशियस एंड आटोसियस, के दे आर मोनोशियस एंड आटोसियस, के मोनोशियस का मतलब होता है एक ही प्लांट में मेल और फीमेल शूट दोनों देखने मिलेगा। आटोसियस का मतलब है अलग अलग ब्रांच पर देखने मिलेगा, ठीक है। फिर जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गेमिट तैरकर फीमेल गेमिट तक पहुंचेगा, ज़ूडोगेमी देखने मिलेगी। मेल गेमिट में दो फ्लैजिला होंगे, के तो जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, और स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल में बटा होता है। जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, और स्पोरोफाइट के तीन हिस्से होते हैं, फूड सीटा और कैप्सूल, ठीक है। निचला हिस्सा इसका फूड होता है, ऊपर वाला सीटा होता है, उसके ऊपर कैप्सूल होता है। The sporophyte of in mosses is more elaborate than the liverwort, कि मैंने आपसे कहा ना कि जो स्पोरोफाइट है मॉसेस का वो कंपैरेटिवली लिवरवर्ट्स की तुलना में अधिक इवॉल्व होता है, अधिक डेवलप होता है। इनके कैप्सूल में जो है वो कई सारे स्पोर होते हैं, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है, और कैप्सूल के अंदर कैप्सूल इज द साइट, यानी मॉस में कैप्सूल वो जगह होती है जहां पर म्यूसिस हम देख सकते हैं, कि यहां पर स्पोर मदर सेल में म्यूसिस होगा, उससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर द म्यूसिस, के The mosses have an elaborate mechanism of the spore dispersal. mosses में स्पोर डिस्पर्सल की अलग अलग मैकेनिज्म देखने मिलती है, जैसे फ्यूनेरिया के फ्यूनेरिया एक को हम जो है फ्यूनेरिया जो है वो उसे हम ग्रीन मॉस कहते हैं। फ्यूनेरिया के अंदर आपको जो है परिस्टोमियल टीथ देखने मिलते हैं, फ्यूनेरिया में आपको परिस्टोमियल टीथ देखने मिलते हैं जो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, के तो किसमें, पेरिस्टोमियल टीथ की मदद से, पेरिस्टोम की मदद से हमको स्पोर डिस्पर्सल देखने मिलेगा। तो आंसर होगा फ्यूनेरिया, कि फ्यूनेरिया इज ए मॉस, ग्रीन मॉस कहते हैं इसको हम। तो फ्यूनेरिया एक मॉस है जिसमें आपको जो है वो स्पोर डिस्पर्सल के लिए पेरिस्टोमियल टीथ देखने मिलेंगे आपको, के ये 32 टीथ होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे टीथ होते हैं, और ये कैप्सूल में से जो है स्पोर को रिलीज करने में रोल प्ले करते हैं। दे शोज दी हाइड्रोचेजिज, की ये वाटर के अकॉर्डिंग मूवमेंट को शो करते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस क्या हो, मॉसेस की कॉमन एग्जांपल क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, के याद रखिए फ्यूनेरिया हुआ, पॉलीट्राइकम हुआ, स्फेग्नम हुआ, दीज आर दी वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दी मॉसेस। मॉसेस के सबसे सामान्य एग्जांपल क्या है बेटा, वो फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेग्नम है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे यहां पर जो है एनसीईआरटी ने ब्रायोफाइटा खत्म कर दिया, लेकिन हमको अभी क्या करना पड़ेगा, जैसे लिखा इसने कि मॉसेस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, इसको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन द लिवरवर्ट, इसको समझना पड़ेगा। और इन सब चीजों के मतलब ये कि बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी काफी सारी संभावनाएं छूटी हुई हैं अभी के, तो उन्हें कवर करने के लिए हमको थोड़ा सा बेटा फ्यूनेरिया को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो है ब्रीफली इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए इतना हम जानते हैं। अब देखो ये जो इमेज है, यही इमेज मैंने आपसे पूछा था शुरू में, ठीक है। ये कैप्सूल है, सबसे ऊपरी हिस्सा जो पियर शेप दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, सीटा है, और अंदर तक जो गैमेटोफाइट जुड़ने में हेल्प कर रहा है वो हिस्सा क्या, वो हिस्सा इसका है वो है फूट, जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच का कनेक्शन है, ठीक है।
ये आप मैन एक्सिस राइजॉइड देख रहे हैं, मैन एक्सिस देख रहे हैं, और आपको लेफ्ट लेटरल लीफ दिखाई पड़ रही है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ओवर द गैमेटोफाइट। ये क्या है? ये है फ्यूनेरिया ग्रीन मॉस, ठीक है। फ्यूनेरिया इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमन मॉस, एंड फ्यूनेरिया सबसे कॉमन हमको देखने मिलने वाला मॉस है, सबसे कॉमनली हमको दिखता है। इट इज दी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉस के मोस्ट ऑफ देम ग्रो इन दी मोस्ट शेडी प्लेसेस। अधिकतर जो होते हैं वो छायादार नम स्थानों में ग्रो करते हैं। सबसे कॉमन स्पीसीज जो फ्यूनेरिया की है वो है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। इट इज दी मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन फ्यूनेरिया, ठीक है। देखिए आप, ये हमको कहीं भी देखने मिल जाएगा हमको इसके। तो ये देख रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं छोटा सा 3 से 5, यानी जो गैमेटोफाइट है उसका साइज कितना होता है? गैमेटोफाइट का साइज हार्डली 3 to 5 सेंटीमीटर होता है, और उसके ऊपर स्पोरोफाइट ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। दी मेन प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया इज गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइट जो फ्यूनेरिया की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक होती है, इसे हम गैमेटोफोर कहते हैं। देखो बेटा, गैमेटोफोर मतलब जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा वो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। इट इज 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, येलोइश ग्रीन स्ट्रक्चर, और प्लांट बॉडी इसकी फोलियोस टाइप की होती है, मतलब लीफ के समान लेटरल्स देखने मिलेंगे, स्टेम के समान मैन एक्सिस देखने मिलेगा, और रूट की बजाय आपको राइजॉइड्स यहां पर देखने मिलेंगे, ठीक है ना। At the base of gametophore, many branched, cylindrical, multicellular rhizoids are present। के याद रखना बेटा, फ्यूनेरिया के जो राइजॉइड होते हैं वो मल्टी सेलुलर राइजॉइड होते हैं, और वो ब्रांचिंग को शो करते हैं। कि राइजॉइड की खास बात ये होती है कि इनमें हमको ऑब्लिक सेप्टा देखने मिलते हैं। ये फ्यूनेरिया के राइजॉइड की खास बात है, यूनिक फीचर है कि इनके जो राइजॉइड है वो ऐसे ब्रांच वाले मल्टी सेलुलर ब्रांच होंगे ये, और हमको लेकिन इनमें हमको ऐसे ऑब्लिक सेप्टा हमको देखने मिलेंगे, ठीक है। दे शो दी ऑब्लिक सेप्टा, हमको ऐसे ऑब्लिक सेप्टास में देखने मिलेगा, ठीक है ना। फिर राइजॉइड रूट के एनालोगस होते हैं, जो काम रूट करती है वही काम राइजॉइड करते हैं। एनालोगस का मतलब होता है फंक्शन में समान, एनालोगस का मतलब होता है फंक्शन में समान। तो जो रूट काम करती है वही काम ये भी करते हैं। ये पकड़ने में, जमीन को पकड़ने में हेल्प करते हैं, एंकरिंग में हेल्प करते हैं, और एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देखिए, एक पहले देखिए प्लांट को भी गौर से देखो बेटा, के इस प्लांट को देख रहे हैं हम, ये फ्यूनेरिया को देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जमीन के ऊपर जो है, मिट्टी के ऊपर ग्रो कर रहा है, छोटे छोटे से गैमेटोफोर दिखाई पड़ रहे हैं, उसके ऊपर से प्रोजेक्टेड बाहर की तरफ उभरे हुए जो है आपको स्पोरोफाइट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ना, ये मैंने एक इमेज, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिया ताकि हमको समझने में आसानी रहे। तो इतना हिस्सा जो देख रहे हो बेटा आप, ये है गैमेटोफोर, और ऊपर वाला हिस्सा ये क्या, ये है स्पोरोफाइट, है ना, ठीक है। ये देखो आप, ये इसकी लीफ है, जिसको हम बोल रहे हैं लेटरल्स, इसको हम क्या होता है, लेटरल बोलते हैं, के। और याद रखना बेटा, ये क्या होती है, 1 सेल थिक होती है, 1 सेल थिक होती है, एक्सेप्ट मिडरिब। केवल मिडरिब वाले पोर्शन को छोड़ दो, पूरी स्लीफ जो है 1 सेल थिक होती है। एक सिंगल आपको मिडरिब इसमें देखने मिलती है। फिर आप देख रहे हैं इसमें क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये आपको ये कैप्सूल दिखाई पड़ रहा है, और कैप्सूल के ऊपर आपको एक टोपी दिखाई पड़ रही है, दिस इज ए कैप। कैप्सूल के ऊपर आपको कैप दिखाई पड़ रहा है, इसे बोलते हैं कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा जो होता है वो गैमेटोफोर की जो गाइनोशियम होती है, जो फीमेल पार्ट होता है, जो गाइनोशियम नहीं हम बोलेंगे, जो आर्किगोनियम होती है, उस आर्किगोनियम का रिमेन होता है। ओके, हम आगे बात करते हैं। इतना याद रखना आपकी, जो स्पोरोफाइट में कैप्सूल के ऊपर जब आपको टोपी दिखाई पड़ रही है, कैप दिखाई पड़ रहा है, देखिए ना, कैप दिखा रहा है, यानी कैप्सूल में जो स्पोरोफाइट की कैप्सूल के ऊपर जो आपको कैप दिखाई पड़ रहा है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं है, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। वो गैमेटोफाइट में जो आर्किगोनियम होती है उसका रिमेनिंग पार्ट होता है। वो जब स्पोरोफाइट ग्रो करता है तो कुछ रिमेनिंग पार्ट उसके ऊपर चिपका हुआ रह जाता है, वो है कैलिप्ट्रा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं लीफ सिंगल सेल थिक लीफ है, एक्सेप्ट मिडरिब वाले पोर्शन को छोड़ के। लीफ में कोई आपको लीफ पेटियोल देखने नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सीधी वो स्पाइरली अरेंज होती है और सीधी मेन एक्सिस से जुड़ी होती है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं राइजॉइड दिखाए हैं, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड देखने मिलेंगे, जिनमें आपको ऑब्लिक सेप्टा भी देखने मिलेंगे, ठीक है। सेंट्रल सिलेंडर के याद रखिए, जो इसका जो मैन एक्सिस होता है, जो ब्रायोफाइटा में जो मॉस है, फ्यूनेरिया है, उसका जो मैन एक्सिस होता है, मुख्य तना होता है, उसके ठीक बीचों बीच में, क्योंकि देखो बेटा क्या होता है कि ब्रायोफाइटा में अभी तक वेस्कुलर बंडल का विकास नहीं होता है, ना इसमें जाइलम है ना फ्लोएम है, लेकिन इसमें तब भी इसके तने में, इसके स्टेम में ठीक बीच वाली कुछ सेल जो है वो उनकी डेथ आती सेल्स की, और वो वाटर कंडक्शन में रोल प्ले करती है। उन सेल्स को हम बोलते हैं, उस हिस्से को हम बोलते हैं हेड्रोम बोलते हैं, ठीक। सेंट्रल सिलेंडर ऑफ द मैन एक्सिस, मुख्य तने का केंद्रीय हिस्सा हेड्रोम कहलाता है।
वो डेड कोशिकाओं से बना होता है और वाटर और मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करता है और पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद ही वेस्कुलर बंडल का विकास हुआ टेरिडोफाइटा में के। तो ब्रायोफाइटा में जो है मेन एक्सिस का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो डेड कोशिकाओं से बना होता है और जो मैकेनिकल सपोर्ट यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और साथ में वाटर और मिनरल के कंडक्शन में भी रोल प्ले करती है। ठीक है, लीव्स में स्टोमेटा नहीं होते हैं, याद रखिए। मॉस में स्टोमेटा होता है पर वो कहां होता है, वो लीफ में नहीं होता, याद रख। अब ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि मॉस की लीफ में, फ्लोरिडा मॉस की लीफ में स्टोमेटा नहीं होता है, तो देन वेयर इज स्टोमेटा इज प्रेजेंट? स्टोमेटा कहां प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन दी स्पोरोफाइट। स्टोमेटा स्पोरोफाइट में होते हैं। स्पोरोफाइट में होते हैं कहां पर? कैप्सूल में होते हैं, और कैप्सूल में होते हैं थीका वाले हिस्से में। ठीक है, कैप्सूल के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, कैप्सूल के जो है वो कैप्सूल के भी जो है वो 3 हिस्से होते हैं। नहीं, थीका नहीं, एपोफाइसिस के हम बोलेंगे इसको, मैंने गलती से थीका बोल दिया। एपोफाइसिस वाला हिस्सा होता है। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है यार, है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे कि कैप्सूल है, कैप्सूल के 3 हिस्से होते हैं। कैप्सूल के 3 हिस्से होते हैं बेटा। ऊपर वाला हिस्सा इसका होता है ढक्कन के समान जो होता है, उसे हम बोलते हैं अपर कुलम, उसे बोलते हैं अपर कुलम बोलते हैं। ठीक है, बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं थीका बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हिस्सा होता है जहां पे स्पोर बनते हैं। नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं एपोफाइसिस बोलते हैं, और इस एपोफाइसिस वाले हिस्से में आपको स्टोमेटा देखने मिलते हैं। तो मतलब ये कि फ्यूनेरिया एक मॉस है, इसमें लीफ के ऊपर स्टोमेटा नहीं होते हैं, स्टोमेटा कैप्सूल में होते हैं, कैप्सूल के निचले हिस्से में होते हैं, इसको हम एपोफाइसिस कहते हैं, वहां हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, और फ्यूनेरिया में भी ग्रोथ किससे होती है? वो एपिकल ग्रोथ होती है, जो कोशिकाओं के एक समूह से गुच्छे के थ्रू होती है। ठीक है, ठीक है, पिरामिडिकल शेप एपिकल सेल्स होती है। देखो, हाँ, एक बात जो मैं डिफरेंस आपको बता रहा था कि जैसे जो लिवर बर्ड से बेटा, लिवर बर्ड रिक्सिया और मार्केंशिया में जो ग्रोथ होती है, एपिकल ग्रोथ होती है, वो कोशिकाओं के गुच्छे से होती है। पर फ्यूनेरिया एक ऐसा मॉस है जहां पर, मैं करेक्ट कर रहा हूं, उसको करेक्शन कर रहा हूं कि फ्यूनेरिया एक ऐसा मॉस है जहां पर एपिकल ग्रोथ जो होती है वो सिंगल एपिकल सेल से होती है। ठीक है, तो इट इज द बेस्ट एविडेंस फॉर द एपिकल सेल थ्योरी। ठीक है ना, कहां पढ़ा था हमने? एनाटॉमी के अंदर। तो देखिए, एपिकल ग्रोथ जो है, मैनेक्सिस का एपिकल ग्रोथ जो है वो एक पिरामिड शेप की एक एपिकल सेल्स होता है, जबकि रिक्सिया और मार्केंशिया में कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्राइमरी प्रोटोनिमा जो होता है उसके कई फ्रेगमेंट यदि टूट जाएं, जो प्राइमरी प्रोटोनिमा कैसे बनता है बेटा? जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो उससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। उसके कई टुकड़े यदि टूट जाए तो उससे जो है नए थैलस बन सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होता है? मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी प्रोटोनिमा स्पोर से निकलता है, लेकिन जो है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बर्ड होती है और ये भी गैमेटोफोर को प्रोड्यूस करता है। स्पोर के अलावा यदि किसी और भी प्लांट के हिस्से से कोई प्रोटोनिमा बन जाता है तो उसे हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। ठीक है, जेमी भी हमको यहां देखने मिलती है, परंतु जेमी कप नहीं होते। जेमी कप कहां होते हैं? मार्केंशिया में होते हैं। तो अनफेवरेबल पीरियड में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जो प्रोटोनिमा की जो टर्मिनल सेल होती है वो मल्टीसेलुलर ग्रीन बॉडी में आती है, इनको हम जेमी कहते हैं। कि याद रखिएगा, जब फ्यूनेरिया में अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो प्रोटोनिमा होता है उसके टॉप के सिरे वाली कोशिका टर्मिनल सेल होती है वो मल्टीसेलुलर ग्रीन बॉडी में आती है, इनको हम जेमी कहते हैं। और जेमी जो है वो अलग होने के बाद में नए गैमेटोफोर को प्रोड्यूस करती है अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है ना। बल्बिल्स क्या होते हैं बेटा? बल्बिल रेस्टिंग बर्ड होते हैं। ठीक है, ये भी जेमी के समान होते हैं, लेकिन जेमी और बल्बिल में एक फर्क है, बल्बिल ग्रीन नहीं होते हैं जबकि जेमी ग्रीन होती है। कि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। कि बल्बिल जेमी के समान ही वेजिटेटिव बर्ड होती है, रेस्टिंग बर्ड होती है, लेकिन बल्बिल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जेमी में क्लोरोप्लास्ट होता है। कि ये भी अलग होने के बाद नए प्लांट को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, क्लियर। एक वर्ड है जो एपोस्पोरिक, ये कई बार है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। देखो बेटा, हमें इतना पता है कि स्पोरोफाइट होते हैं डिप्लॉइड। अब सुनो, पहले बाद में पढ़ना, लाइन को बाद में पढ़ना, मुझे मालूम है पढ़ने का बड़ा मन कर रहा है, पहले मेरी बात सुन लो। के मैंने क्या बोला? स्पोरोफाइट होते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में होती है मियोसिस, और उससे बनता है स्पोर जो हैप्लॉइड होता है, और स्पोर से बनता है गैमेटोफोर बनता है उससे, है ना बेटा, क्लियर। अब इमेजिन करो आप कि स्पोरोफाइट जो है जो फूड सीटा कैप्सूल कोई भी हिस्सा है, स्पोरोफाइट का कोई भी हिस्सा जो है वो उसमें म्यूसिस ना हो पाए और सीधा गैमेटोफोर के विथआउट म्यूसिस के, यानी म्यूसिस यहां पर किसी कारण से नहीं हो पाया, कि म्यूसिस नहीं हो पाया और स्पोरोफाइट का एक हिस्सा टूट के अलग हुआ और उससे सीधा गैमेटोफोर बन गया। गैमेटोफोर मतलब हैप्लॉइड प्लांट बन गया, गैमेटोफाइट बन गया। तो ऐसा गैमेटोफोर क्या होगा? वो 2n होगा, क्योंकि म्यूसिस नहीं हुआ है।
म्यूसिस होता तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते, है ना बेटा। मतलब स्पोरोफाइट से कोई सेल निकली, टूटे हुए सेल से एक नया गेमिटोफोर बन गया। क्या बन गया? गेमिटोफोर बन गया। वो जो टूटी हुई सेल थी उसने स्पोर के समान व्यवहार किया, लेकिन वो हैप्लॉइड नहीं है, वो क्योंकि म्यूसिस से नहीं बना है। तो ऐसा गेमिटोफोर डिप्लॉइड होगा। इस फिनोमिना को एपोस्पोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी बोलते हैं। अब देखो क्या लिखा पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर और म्यूसिस इज नोन एज एपोस्पोरिट के। यानी स्पोरोफाइट से बगैर स्पोर के बने, बगैर म्यूसिस के यदि गेमिटोफाइट का विकास होगा उसे हम एपोस्पोरी बोलेंगे। तो बताइए एपोस्पोरस गेमिटोफाइट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? कितने क्रोमोसोम के सेट उसमें होंगे? 2n होगा, क्योंकि उसमें म्यूसिस नहीं हुआ इसलिए वो 2n होगा बेटा। ठीक है ना, याद रखना आप, है ना। और मान लो कभी ऐसा उल्टा, चलो हम एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं इसको। कभी ऐसा हो, इमेजिन करें कभी ऐसा हो कि गेमिटोफाइट हटके, गेमिटोफाइट जो है उस गेमिटोफाइट से कोई सेल टूटे और उससे जो है वो स्पोरोफाइट बन जाए बगैर फर्टिलाइजेशन के। यानी गेमिटोफाइट्स के कोई एक हिस्से से बगैर फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफाइट बन जाए। द प्रोसेस इज नाउ नोन एज एपोगेमी। इसे बोलेंगे हम एपोगेमी के। एपोगेमी का मतलब है कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखने वाले स्पोरोफाइट का बनना। तो ऐसा स्पोरोफाइट क्या होगा? वो एन होगा। ऐसा स्पोरोफाइट क्या होगा? वो हैप्लॉइड होगा, एपोगेमी। तो एपोस्पोरी का अपोजिट क्या होता है? एपोगेमी होता है। तो एपोस्पोरी में क्या है कि 2n स्ट्रक्चर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना था आफ्टर म्यूसिस, परंतु गलती क्या हुआ कि वो स्पोरोफाइट में बगैर म्यूसिस के उससे गेमिटोफाइट बन गया। तो वो ऐसा गेमिटोफाइट 2n होगा। फिनोमिना को एपोस्पोरी बोला हमने। यदि उल्टा कर दिया कि गेमिटोफाइट से फर्टिलाइजेशन होने के बाद में स्पोरोफाइट बना था, लेकिन गेमिटोफाइट से सीधा स्पोरोफाइट बन गया बगैर फर्टिलाइजेशन के, तो वो क्या कहलाएगा? एपोगेमी कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्यूनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हमके। तो फ्यूनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कहा ये मोनोशियस प्लांट है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों इसमें प्रेजेंट है। आर्टोसिस है, मतलब अलग अलग ब्रांच पर प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम होता है। सेक्स ऑर्गन इसके जो होते हैं फ्यूनेरा के वो स्टॉक्ड होते हैं, प्रोजेक्टेड टाइप के होते हैं। जबकि जो मार्केंशिया रिक्शिया में सेक्स ऑर्गन जो है वो धसे हुए एम्बेडेड टाइप के होते हैं। रिक्शिया मार्केंशिया में सेक्स ऑर्गन होते हैं एम्बेडेड टाइप, वो होते हैं एम्बेडेड टाइप के होते हैं। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होते हैं? स्टॉक्ड होते हैं और वो प्रोजेक्टेड ऊपर की ओर उभरे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में क्या बहुत सारी सूचनाएं लेंगे तो हम उसे याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फ्यूनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और स्पोरोफाइट की। छोटा सा लेक्चर होगा, इसमें हम फ्यूनेरा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझेंगे। बेसिकली हम समझेंगे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में होता है, स्पोरोफाइट में किस प्रकार से स्पोर बनते हैं, उसको मैकेनिज्म को हम समझेंगे। ठीक है, तो छोटा सा लेक्चर इसमें हम कवर कर लेंगे। देखो बेटा, अब ये जो लेक्चर है हो सकता है कि आपको लगे कि सर कि एनसीईआरटी तो हो गया, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं बेटा, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी कई बातें छिपी हुई हैं। उन छिपी हुई बातों का वो तो एक लाइन का एडवांटेज उठा लेंगे एनसीईआरटी वाले। भी लिखा था इसमें कि मैकेनिज्म है, इसमें आपको पढ़ना था। तो इन सम पॉइंट्स द एनसीईआरटी इज लाइक इन सिलेबस के, तो हमको वहां पे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्रायोफाइटा को खत्म कर लेंगे। तो थोड़ा सा देखिए, अब यह है कि जल्दबाजी सबको होती है, सिलेबस पूरा, लेकिन आप देखो मेरे पास तो तरीका है कि फटाफट छोड़ के पढ़ा दो, खत्म करो। लेकिन बेटा मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, एक सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप केवल स्टूडेंट नहीं है आप, और आप कमर्शियल कोचिंग में नहीं है, आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे कमांडो है। तो मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। ठीक है, इसलिए मैं पूरे 100% सिलेबस को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहा हूं, कोई हिस्सा नहीं छोड़ रहा बेटा। यहाँ पे 100% एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, है ना बेटा। तो इसलिए पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। और देखो यार, क्या इस पूरी जंग में जो है असली योद्धा तो आप हैं। मेरे ट्रेनिंग देने का क्या परिणाम निकला, क्या आप कर पाए, ये तो आप ही करेंगे ना। मतलब मेरी सफलता भी बहुत हद तक आपसे जुड़ी हुई है। पूरे बायोमेंटर्स की टीम जो है आपके लिए दिन रात सोचती है, दिन रात प्रयास करती है। उसको लगता है कि हमारे कमांडोज हैं, हमारे बच्चे हैं, कि इनको अच्छा करना चाहिए। तो बेटा मेहनत करो थोड़ी सी, है ना। आपको क्या लगता है, ये लेक्चर फ्री नहीं है, आपको गुरु दक्षिणा देना है। ठीक है, सिलेक्ट होके देना है, समझ गए बेटा। आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test,
You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.